मैं अरविंद पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स कार्यशाला। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे रिंग के बारे में और सेमी रिंग के बारे में। और रिंग के सेंटर पे हम लोग यहाँ पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इससे पहले जो क्लास हुई थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। आज हम लोग रिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 होगा, क्योंकि प्रॉब्लम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि वायर से रिलेटेड थी, हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब प्रॉब्लम 3 में हम लोगों को क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में एक ये रिंग है। इस रिंग पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पर, है ना। सपोज ये जो चार्ज यहाँ पर दिया गया है, ये चार्ज हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि Q चार्ज हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। कंप्लीट चार्ज Q था, जो कि इसके पूरे है ना, ये जो पूरा दिख रहा है आपको रिंग, इस पूरे रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। अब इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है और रेडियस इसकी मैं सपोज कर लेता हूँ कैपिटल R। ये कैपिटल R इस रिंग का रेडियस है। इस सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए इस पॉइंट पर, है ना, O पॉइंट पर, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पर होती है, सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होती है ड्यू टू अ रिंग, है ना। एक रिंग अगर है और उस रिंग पर चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और उस रिंग के जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि ऐसे केसेस में जब भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट आप लेंगे और उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, फिर आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं। यही करते थे ना हम लोग। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आपकी DE, स्मॉल एलिमेंट की वजह से है ना। तो इस DE जितने भी, फिर इसी तरह है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सपोज इस पूरे रिंग को मैंने स्मॉल पोर्शंस में, ऐसे स्मॉल, है ना, एलिमेंट्स में मैंने इसको कट कर रखा है। तो अब अगर मैं इस तरह से इसके सारे एलिमेंट्स की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करता हूँ सेंटर पे, और उसके बाद उसे मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे करते थे स्मॉल DE का, और यहाँ पर E जो सेंटर होगा, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 0 आ रहा होगा। ये 0 क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन देख करके आपको ऐड करना होगा। तो इस एलिमेंट को देखें आप, इस एलिमेंट की वजह से, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रही होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि चार्ज आपका पॉजिटिव है ना। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर साइड पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस डायरेक्शन में देखें तो इधर होगी, अप साइड देखें तो इधर होगी। तो हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पे, इस एलिमेंट की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगी। इसी एलिमेंट के जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक और एलिमेंट दिख रहा है ये। तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वजह से अगर हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो इस एलिमेंट की वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में होगी। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, DE। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है ना, इक्वल अपोजिट है, जिसकी वजह से कैंसिल कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो इन दोनों का जो नेट है वो 0 आ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें, एक एलिमेंट में ये ले लेता हूँ, इस एलिमेंट के जस्ट अपोजिट यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है हमको। इस एलिमेंट की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इधर आ रही होगी, और इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो रही होगी। तो सभी एलिमेंट के अपोजिट आपको एक एलिमेंट मिलेगा दूसरा वाला, है ना। जैसे अगर आपका ये सर्कल है तो यहाँ वाले एलिमेंट के अपोजिट आपको एक यहाँ एलिमेंट मिलेगा, इस एलिमेंट के अपोजिट आपको यहाँ एक एलिमेंट मिलेगा, इस एलिमेंट के अपोजिट आपको एक यहाँ एलिमेंट मिलेगा। तो सभी एलिमेंट्स के अपोजिट जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो इक्वल अपोजिट होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी, और जब कैंसिल हो जाएगी तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स आप लेंगे, देखो ये क्या है, ये डायमीटर है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को हम बोलेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, है ना। तो जो भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होंगी वो एक दूसरे को कैंसिल करती है। That is why you will get the net electric field at the center and it will be equals to 0. Now ये तो बात हुई
एक कंप्लीट रिंग की, है ना, कंप्लीट अगर रिंग है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देख लिया यहाँ पर कितनी होगी, कितनी होगी, 0, है ना। अब अगर हम हाफ रिंग की बात करते हैं, सेमी रिंग की अगर हम बात करते हैं, तो सेमी रिंग की अगर हम डिस्कस करें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, है ना, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, है ना। सेमी रिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सेमी रिंग होगा इस तरह का, है ना, और यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यहाँ पर इस तरह से। ये जो चार्ज है, सपोज चार्ज अभी भी उतना ही है ना, जो क्यू चार्ज था अभी भी ये चार्ज उतना ही है, जो मैं यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू कूलम, और मैंने इसे पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका सेंटर होगा, है ना, ये सेंटर है। अभी कंप्लीट रिंग जो था वो इस तरह का था हमारा, है ना, कंप्लीट रिंग ये था। इस कंप्लीट रिंग में क्या हो रहा था कि यहाँ पर कंप्लीट रिंग में आपने देखा कि यहाँ पर इस एलिमेंट, सपोज यहाँ पर कोई एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेता हूँ, तो इस एलिमेंट की वजह से जो फील्ड है यहाँ पर, है ना, इस डायरेक्शन में है, और इसी के जस्ट अपोजिट यहाँ वाला एलिमेंट जो है वो इस फील्ड को यहाँ कैंसिल कर रहा था। लेकिन ये बात थी कंप्लीट रिंग की, है ना। अभी अगर सेमी रिंग की हम बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर है ही नहीं ना, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है, और नीचे वाला पोर्शन अगर नहीं है तो फिर ये वाली फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं होगी, है ना। केवल कौन सी फील्ड आपको मिल रही होगी, तो आपको फील्ड जो मिल रही होगी, सपोज ये यहाँ पर इस तरह से एक एलिमेंट है छोटा सा, और इस स्मॉल एलिमेंट का जो एंगल है ना, एंगल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, इस स्मॉल एलिमेंट का यहाँ पर ये एंगल ले लेता हूँ मैं, ये वाला, इस एंगल को मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पर कितना है, थीटा, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की लेंथ हम लोग ले लेते हैं, स्मॉल लेंथ है dl, और यहाँ पर इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ, और इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर d थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस छोटे से एलिमेंट पर जो भी चार्ज होगा, है ना, उस चार्ज को मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कितना, dq, है ना, कंप्लीट चार्ज कितना है, q, इतने छोटे से एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो कितना है, dq। इस dq चार्ज की वजह से, अब ये जो dq चार्ज है ये तो एक पॉइंट चार्ज सपोज किया जा सकता है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, और वो जो फील्ड होगी उसे मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, dE, है ना। अब अगर यहाँ देखें हम लोग इसको, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसके जस्ट अपोजिट ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस dE के आप कंपोनेंट्स करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आप इस dE के कंपोनेंट कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा होगा आपका जिसे आप बोलेंगे dE, है ना, cos थीटा, और एक कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में करेंगे जो कि क्या होगा आपका dE sin थीटा। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस डायरेक्शन वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको सबको ऐड करना है टोटल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है यहाँ पर कि आप जब देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आप ये देखेंगे कि जितने भी dE cos थीटा हैं, dE cos थीटा जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। कैंसिल कब होंगे ये, जब आप यहाँ देखें कि आपने अभी एक एलिमेंट की बात की है, इसी तरह से दूसरा कोई एलिमेंट अगर आप लेते हैं, है ना, और वो दूसरा एलिमेंट आपको कहाँ लेना है, देखिए ये आपका सेमी रिंग इस तरह का है, और इसको मैंने अगर बीच में से इस तरह से इसे फोल्ड करता हूं मैं, तो ये कंप्लीटली क्या है, सिमेट्रिकल है। और अगर ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ जो एलिमेंट है इसी के सिमेट्रिकल यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा इसकी, है ना, फोल्ड करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो क्योंकि कंप्लीटली सिमेट्रिक है, सेमी सर्कल है ये, है ना, तो यहाँ जो एलिमेंट है इसके जस्ट अपोजिट यहाँ भी कोई एलिमेंट होगा। इस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रही है ना, और इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन ये होगा। तो देखो इस DE के कंपोनेंट आपने जब किए तो यहाँ पे कितना आ रहा है, dE cos थीटा, है ना, और ऐसे ही इस DE के जब आप कंपोनेंट करेंगे तो इसका जो dE cos आएगा, क्योंकि देखो ये एंगल आपके पास कितना था, थीटा, तो ये एंगल थीटा बना आपका, तो dE cos इधर आया। ऐसे ही इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एंगल आपका थीटा होगा, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा, है ना, ये एंगल अगर आपका थीटा होगा, थोड़ा इसको सही से बनाते हैं, तो ये इस तरह से आ रहा होगा आपका, है ना, इस तरह से ये आ रहा होगा। अब अगर ये एंगल आपका थीटा यहाँ बन रहा होगा, अगर ये एंगल यहाँ थीटा होगा तो इसके वर्टिकली अपोजिट यहाँ पर थीटा आ रहा होगा। तो इस DE के जब आप कंपोनेंट करेंगे इस DE के, है ना, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी dE cos थीटा, और ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, है ना, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी इस DE का, तो ये हो जाएगा dE sin थीटा।
ऐसे ही इस डीई के कंपोनेंट्स, एक डीई कॉस इधर, डीई साइन इधर, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो ये दो एलिमेंट्स लेकर के मैंने डिस्कस किया है ना। ऐसे ही यहां वाला जो एलिमेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट एक और एलिमेंट, सिमेट्रिकल एलिमेंट होगा इधर साइड पर। तो आप यहां देख सकते हो कि जो सेमी रिंग है इसके अगर दो हिस्से कर दिए जाएं तो यहाँ जो एलिमेंट है उसका अपोजिट एलिमेंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यहाँ जो एलिमेंट है उसका अपोजिट यहाँ मिलेगा, यहाँ जो एलिमेंट है उसका अपोजिट यहाँ मिलेगा, यहाँ जो एलिमेंट है उसका अपोजिट आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो जब भी आप देखेंगे सभी एलिमेंट्स जो अपोजिट एलिमेंट्स हैं उन अपोजिट एलिमेंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो डीई होगी, उसका कौन सा वाला पार्ट, डीई कॉस। देखो यहाँ का एलिमेंट अगर यहाँ लेते हैं तो इसके अपोजिट यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसका अपोजिट डीई कॉस इधर आएगा, है ना। तो ये डीई कॉस कैंसिल हो गया। इसी तरह से सभी एलिमेंट के डीई कॉस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात आएगी तो ये वाला कंपोनेंट जो है एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपके पास होगा ही नहीं, क्योंकि सभी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर इसे ना वर्ड्स में लिख देता हूँ इस तरह से कि जो डीई कॉस है, डीई कॉस जितने भी होंगे वो सभी कैंसिल हो रहे होंगे। तो यहाँ पर डीई कॉस थीटा will cancel out है ना, due to opposite element, है ना, ड्यू टू अपोजिट एलिमेंट कंपोनेंट। अपोजिट एलिमेंट के कंपोनेंट की वजह से, है ना, डीई कॉस थीटा जितने भी हैं वो कैंसिल हो जाएंगे एंड डीई साइन थीटा विल एडेड अप, ठीक है। तो ये एड अप हो जाएंगे ड्यू टू, बिकॉज, है ना, ये क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये सभी जितने भी डी कॉस साइन थीटा हैं सभी सेम डायरेक्शन में है, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन, है ना, सभी सेम डायरेक्शन में है। तो आप इनको सबको ऐड कर लोगे, तो यहां पर इन सबको आप ऐड कर देंगे। अब देखिए तो टोटली अब हमारे पास में यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, क्या फील्ड होगी हमारे पास। तो अगर मुझे यहाँ पर ई नेट निकालना है तो ई नेट कितना होगा, जितने भी डी ई साइन थीटा हैं उन सभी को आपको ऐड कर लेना है ना। ऐड करने के लिए आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए, अगर मैं एलिमेंट को लेता हूँ, अभी यहाँ पर फिर से मैं समझा देता हूँ इस वाले उसमें, अगर आप एलिमेंट को यहाँ ले रहे हो तो ये एंगल आपका थीटा था, है ना, ये वाला एंगल थीटा है। अगर आपने एलिमेंट यहाँ लिया तो ये थीटा एंगल इंक्रीज हो जाएगा, एलिमेंट यहाँ लेंगे तो थीटा एंगल यहाँ आ जाएगा, एलिमेंट यहाँ लेंगे तो थीटा एंगल जो होगा 90 डिग्री पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप जाते हैं तो थीटा इंक्रीज होते 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 जब एलिमेंट को आप लास्ट में यहाँ लेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, है ना। और अगर एलिमेंट आप स्टार्टिंग में यहाँ लेते हैं, क्योंकि मैं एलिमेंट यहाँ से देख रहा हूँ, है ना, अगर मैं एलिमेंट यहाँ लेता हूँ तो 0 एंगल, यहाँ लेता हूँ तो थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा और एंगल इस तरह से थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते लास्ट में अगर एलिमेंट मैंने यहाँ लिया तो थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जो लिमिट है, मैं यहाँ पर लिमिट क्या रखने वाला हूँ, थीटा की लिमिट जो होगी, थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, है ना, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 0 to पाई, है ना। तो यहाँ पर 0 to पाई रेडियन, 0 to पाई रेडियन। तो यहाँ पर लिमिट आप रख देंगे 0 to पाई। ये जो लिमिट मैंने यहाँ पर लिखी है, ये लिखी है मैंने किसकी, थीटा की लिमिट है ये। और यहाँ पर जो डीई जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये डीई है, ये डीई क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ड्यू टू दिस एलिमेंट, है ना। और डीई कितना होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेयर डीई। अब डीई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये छोटे से चार्ज की वजह से है। छोटा सा चार्ज कौन सा वाला ले रहे हैं आप यहाँ पर, डी क्यू। और ये जो डी क्यू है ये एक पॉइंट चार्ज आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, पॉइंट चार्ज वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है कि चार्ज यहाँ पर आता है Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस जो है वो इस सेमी सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दोगे आप, है ना। और चार्ज जो है वो Q नहीं है, यहाँ पर चार्ज क्या है, स्मॉल चार्ज है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, DQ, ठीक है। तो ये K DQ अपॉन आर स्क्वायर, ये डीई की वैल्यू है। तो ये डीई की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
जो लिमिट आप रख रहे हैं वो रख रहे हैं थीटा की लिमिट, ठीक है। तो ये लिमिट अभी हम लोग यहाँ पर नहीं रखते, नेक्स्ट स्टेप में रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिमिट को रखते हैं। तो ई नेट कितना आएगा आपके पास, तो यहाँ पर आप रखेंगे k/r², साथ में dq। अभी जो dq है, इस dq को मैं यहाँ पर कन्वर्ट करने वाला हूँ। देखिए इस dq को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ किसमें, थीटा में। उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। तो dq को आप क्या रख सकते हैं, देखिए ये आपका सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में सर्कल कैसा है, एक वायर ही है ना, वायर ही है एक। उस वायर को आपने ऐसे सर्कल के फॉर्म में सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर रखा है। तो ये जो वायर है, इस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो यहाँ पर मैं लैम्डा लिख रहा हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो वो होगी आपके पास dq अपॉन चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, dq/dl। तो यहाँ से dq को क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा इंटू dl है ना। तो dq की वैल्यू जो है वो लैम्डा इंटू dl होगी। तो अगर हम यहाँ पर dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dl लिखते हैं, तो ये तो लैम्डा और dl में आ रहा होगा, हमें किस में लिखना है, थीटा में। तो इस dl की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर एक तरह का आर्क बन रहा है ना, ये इस आर्क को मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये इस तरह का एक छोटा सा आर्क बन रहा है, इसकी जो लेंथ है एलिमेंट की, ये कितनी है, dl है। यहाँ एंगल कितना है, d थीटा है। और ये क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। तो आप यहाँ पर है ना फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, एंगल वाला। तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से एंगल कितना होगा, डी थीटा इक्वल्स टू आर्क का कितना है, dl, ये आर्क है, अपॉन रेडियस कैपिटल R। तो dl आपका कितना होगा, r d थीटा। तो ये याद रखेंगे आप, है ना। बहुत बार हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, dl को r d थीटा लिखते हैं। कैसे आएगा आपको समझ में आ रहा होगा अभी, है ना। तो यहाँ पर याद रखना है हमको, dl को यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं, r d थीटा। तो अब अगर मैं यहाँ पर, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि dq को मैं यहाँ पर लैम्डा r d थीटा लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर इसको मैं साइड से सही से लिख देता हूँ। de कितना होगा आपके पास, k dq अपॉन r² था, ठीक है। इसको k dq की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, r लैम्डा r d थीटा अपॉन कैपिटल R², ठीक है। ये आपके पास de की वैल्यू है, और इस de की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो e नेट कितना आएगा, e नेट आएगा आपका इंटीग्रेशन de साइन थीटा, है ना। de की वैल्यू k लैम्डा r अपॉन, है ना, एक r से यहाँ एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r यहाँ पे आ रहा होगा अपॉन में r, और k लैम्डा अपॉन r, साथ में साइन थीटा ये है, तो ये साइन थीटा पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में d थीटा। अब यहाँ पे हम लिमिट रख देते हैं। लिमिट क्या बताई थी मैंने आपको, 0 से पाई, है ना, 0 से पाई। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ई नेट आपके पास आ रहा होगा, ई नेट, और ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, r रेडियस भी कांस्टेंट है। साइन का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो माइनस कॉस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to पाई। अब आपको लिमिट्स पुट करनी है। जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ई नेट आपके पास आ रहा होगा k लैम्डा अपॉन कैपिटल R माइनस कॉस। अब इस माइनस को मैं ना पहले बाहर लिख लेता हूँ, माइनस को पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके सामने, यहाँ पे आगे आ जाएगा ये। तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। और ई नेट जो होगा आपके पास में यहाँ पर, वो हो जाएगा माइनस k लैम्डा अपॉन R, कॉस पाई जो है -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये -2 हो जाएगा, -2, और -2 और माइनस के साथ इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2k लैम्डा अपॉन R। ये आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, है ना, ड्यू टू दिस सेमी सर्कल रिंग, है ना। तो अभी जो हम लोगों ने ये डेरिवेशन सॉल्व किया है, ये सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सॉल्व किया है, जिसका हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है k लैम्डा 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल R। लेकिन जब ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था, एक्चुअल में ये IIT नहीं, AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन है, उस टाइम पर 2010 का क्वेश्चन है ये, ना, EEE 2010 का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपसे बोला गया था
कि अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग इस तरह से है, ये आपका आई कैप डायरेक्शन है और ये है आपका जे कैप डायरेक्शन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपसे बोला गया था 4 ऑप्शंस दिए गए थे, यहाँ पर सेंटर पे आपको फील्ड बतानी थी। 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए गए थे वो ऑप्शंस लैम्डा में नहीं थे। वो ऑप्शंस किस तरह से थे वो हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन थे -q/2π² एंड एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर हमने रेडियस क्या लिया है, कैपिटल R लिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल R स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपके पास में था -q/4π² एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, है ना। थर्ड ऑप्शन +q/2π² एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन q/4π² एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट वाला जो आंसर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकाल रहे हैं, और साथ ही में ना यहाँ पर जे कैप, इसके साथ भी आप यहाँ पर जे कैप लगाएंगे, यहाँ पर भी जे कैप आएगा और यहाँ पर भी जे कैप आएगा, है ना। तो ये इस तरह के ऑप्शन थे। तो आपको जे कैप दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में होगी, है ना। लेकिन वाई डायरेक्शन में भी कौन सा डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी आ चुका है, इसलिए आपको देखना है। आप यहाँ पर अगर देखें तो आंसर आपका जो है वो आप सोच रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये जो आंसर है ये पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 2k λ/r। डायरेक्शन क्या आएगा, सभी जो d sin थीटा है वो सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब -j कैप, है ना। तो ऑप्शन आपका आना चाहिए 2k λ/r j कैप और आगे माइनस में। तो यहाँ पर जो भी आंसर आ रहा होगा आपका वो -j कैप में आ रहा होगा, मतलब कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। आपका या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या सेकंड ऑप्शन होगा। लेकिन ऑप्शंस को देखने से पहले यहाँ पर आप देखें कि इन ऑप्शंस में कहीं पर भी लैम्डा नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो डेराइव की है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से आपको लैम्डा को यहाँ से हटाना होगा। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। जो चार्ज होता है उसको लेंथ से डिवाइड करना होता है हमको। टोटल चार्ज हमने कितना प्रोवाइड किया था सेमी सर्कुलर रिंग को, स्मॉल क्यू। लेंथ कितना होगा इस सर्कल का, तो इस सर्कल का देखिए पूरा सर्कल होता है तो सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, लेकिन ये हाफ सर्कल है तो सर्कमफेरेंस कितना होगा πr। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू होगी आपके पास पाई इंटू आर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, रेडियस है कैपिटल आर। तो लैम्डा की ये जो वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास q/πr, ये आपको यहाँ पुट करनी होगी। तो ये आपके पास आएगा 2k/R। लैम्डा की प्लेस पर आप लिखेंगे q/πr, है ना, और साथ ही में ये j कैप। तो ये ऑप्शन आएगा आपका, है ना। और r इंटू आर कितना हो जाएगा आपके पास, r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 यहाँ पर पाई r स्क्वायर और k की जगह पे आप यहाँ पे लिखेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट, है ना। k की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है आपको, तो k की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी होगी। तो e आएगा आपके पास 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास k की वैल्यू है, और 2 यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये यहाँ पर फाइनली कितना आ रहा होगा, जे कैप यहाँ पर है और ये माइनस का साइन, तो माइनस यहाँ पर आपका आंसर आ रहा होगा 2q/2π, पाई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2π² एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, साथ में जे कैप। मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग है ना। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपके सामने है ना। ऑप्शंस भी हमें देखने होते हैं कि किस तरह से ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आपके ऑप्शंस लैम्डा में होते हैं तो ये इस तरीके से आपको लिखना होगा, है ना। ऑप्शंस को देख करके आपको, है ना, कभी कभार लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है या नहीं करनी, के की वैल्यू पुट करनी है या नहीं करनी है, ये इस तरह से आप ऑप्शंस को देख करके डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो EEE का क्वेश्चन था ये 2010 का, है ना। इस EEE को अभी ये एग्जाम जो है आजकल इसको IIT मेंस के नाम से जाना जाता है ना, इसको हटा करके अब मेंस हो गया है ये। अब बात करते हैं आगे
प्रॉब्लम फोर्थ की, है ना। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हमारे पास, तो प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1/4 रिंग का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है हमको, कि अगर हमारे पास यहाँ पर 1/4 रिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे, वो हमें डिस्कस करना है। तो 1/4 रिंग हमको लेनी है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको पहले यहीं पर समझा देता हूं, इसको बना रहने देते हैं, इससे समझने में आपको आसानी होगी। ये 1/4 रिंग ले लिया है मैंने यहाँ पर, और इस 1/4 रिंग में इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो है यहाँ का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये वाला, है ना, सेमी सर्कल वाला रिंग का जो पोर्शन था ये वाला, ये मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो अगर लेफ्ट वाला पोर्शन नहीं होगा तो देखो क्या होगा कि यहाँ से सेम सब कुछ वही रहेगा, है ना। छोटा सा एलिमेंट आप यहाँ पर लेंगे, ये आपका एंगल होगा डी थीटा, ये एंगल आपका थीटा होगा, ये लेंथ इसकी dl होगी, चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ का जो चार्ज है वो dq आप सपोज कर लोगे इतने से एलिमेंट का। इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी dE। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा। इस डायरेक्शन में जो होगा dE cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फील्ड होगी वो होगी dE साइन थीटा। तो जब आप इस dE के कंपोनेंट्स करेंगे तो dE cos थीटा dE साइन थीटा आपके पास होगा, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेमी सर्कुलर रिंग है इसमें cos वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता था। क्यों होता था, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट इधर एक एलिमेंट होता था, उस एलिमेंट के cos से इस पहले वाले एलिमेंट का cos कैंसिल होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 1/4 रिंग है, मतलब यहाँ वाला ये पोर्शन नहीं है आपके पास, और अगर ये पोर्शन नहीं है तो केवल इतना ही है। तो जो ये cos के अपोजिट जो cos आता था वो अब यहाँ नहीं आने वाला, मतलब कि dE cos जो है क्वाड्रेंट के केस में कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब अगर कैंसिल नहीं होगा तो इसे भी आपको ऐड करना होगा। तो अब आपके सामने दो फील्ड होंगी, एक इस डायरेक्शन में होगी, है ना, dE sin थीटा वाली, और एक इस डायरेक्शन में होगी dE cos थीटा वाली। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सभी के cos कंपोनेंट्स और सभी के साइन कंपोनेंट्स आपको अलग अलग नेट फील्ड उनका कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हटा देते हैं यहाँ से। प्रॉब्लम नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको जब नेट फील्ड निकालनी होगी तो इस डायरेक्शन को मैं बोल देता हूँ E1। तो जो E1 होगा, है ना, E1 क्या है, एक्चुअल में ये नेट फील्ड है, और इस नेट फील्ड जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, dE cos थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा मुझको। dE की वैल्यू जो लास्ट प्रॉब्लम में हमने सॉल्व की थी, dE कितना लिख सकते हैं आप यहाँ से, है ना, स्मॉल एलिमेंट की, स्मॉल चार्ज की वजह से फील्ड है ये, तो आप इसको लिखेंगे k dq अपॉन ये रेडियस कितना ले रहे हैं आप इसका r अपॉन r स्क्वायर। तो ये dE है। यहाँ पर आपने dq को क्या लिखा था, तो dq को यहाँ पर देखो लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन dl वाले फॉर्मूले से आपने dq को कितना लिख लिया था, लैम्डा इंटू dl अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर आप dl को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया d थीटा, r d थीटा, आप यहाँ पे इसको लिख देंगे r d थीटा अपॉन r स्क्वायर। 1r से 1r कैंसिल हो जाएगा। तो जो dE की वैल्यू है वो कितनी आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर dE की वैल्यू हम पुट करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। dE की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं k, है ना, लैम्डा अपॉन r, और साथ में cos थीटा पहले लिख लेते हैं, बाद में d थीटा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नेट फील्ड है dE cos थीटा वाली, इसका नेट फील्ड जो आ रहा है वो इतना है। लिमिट आप क्या पुट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए जो सेमी सर्कुलर रिंग थी, उस सेमी सर्कुलर रिंग में जो थीटा था, है ना, थीटा मैंने बताया आपको यहाँ से चेंज होते होते इस तरह से वैल्यू इसकी इंक्रीज हो रही थी 90, फिर इस तरह से यहाँ से जाते हुए ये 180 तक जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये सेमी सर्कल का भी हाफ है, तो जो एंगल होगी थीटा की जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम 90 तक। मतलब यहाँ पर जो थीटा की लिमिट होगी वो कितनी होगी, 0 to π/2, है ना, 90 तक होगी। अब यहाँ पर ये जो k लैम्डा अपॉन r है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर cos का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। cos का इंटीग्रेशन आपके पास होगा sin थीटा, है ना, और यहाँ पर 0 to π/2 और k लैम्डा अपॉन r ये कांस्टेंट है ना। तो ये E1 आ जाएगा, E1 नेट जो है ना है वो कितना आ जाएगा आपके पास, k लैम्डा अपॉन r, अपर लिमिट π/2, तो sin π/2 1 हो जाएगा,
और ये 0, तो ये आपके पास में E1 नेट आ जाएगा ना, E1 नेट है ना। ये E1, इसको नेट लिख देता हूं मैं यहाँ पर। E1 नेट मतलब क्या है, यहाँ पर ये इसका टोटल है E1 नेट। ये क्या है, किसका नेट फील्ड है, ये नेट फील्ड है कॉस थीटा कंपोनेंट का। इसी तरह से आप साइन वाले का अगर नेट फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर है ना E2 नेट लिख देता हूं मैं साइन वाले के लिए। इंटीग्रेशन सेम यही रहेगा, DE की वैल्यू तो यही रहेगी k लैम्डा अपॉन r, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐड किसको करना है, DE साइन को, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और साथ में d थीटा। लिमिट वही रहेगी 0 to π/2 है ना। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो k लैम्डा अपॉन r को आप बाहर कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 0 to π/2। लिमिट्स आप पुट करेंगे। लिमिट्स पुट करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में आ रहा होगा k लैम्डा अपॉन कैपिटल R कॉस π/2 है ना। तो कॉस π/2 आपके पास हो जाएगा 0 माइनस कॉस 0, तो वो हो जाएगा 1 है ना। तो ये वैल्यू आपके पास में ये आ जाएगी E2 नेट की। तो E2 नेट का जो वैल्यू आ रहा होगा वो k लैम्डा अपॉन R। तो अब यहां से आप देख सकते हैं ये E1 नेट और ये E2 नेट। E1 नेट जो है वो सभी कॉस कंपोनेंट्स का सम है और E2 नेट जो है वो सभी साइन कंपोनेंट्स का सम यहाँ पर आपके पास है। और सभी कॉस कंपोनेंट्स का जो सम आएगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा क्योंकि ये सभी कॉस कंपोनेंट्स इधर है। तो जो नेट आ रहा है आपके पास E1 नेट वो इस डायरेक्शन में होगा और जो E2 नेट है वो इस डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल अगर आप फील्ड कैलकुलेट करें इन दोनों का नेट, अब इन दोनों का नेट फील्ड कैलकुलेट करें अगर आप, तो वो यहाँ पर आएगा है ना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है तो 45 डिग्री पर आएगा है ना। ये एंगल को आप 45 लिख सकते हैं यहाँ पे 45 डिग्री पर। तो जो ये फील्ड होगा इस फील्ड को मैं बोलूंगा यहाँ पर ई नेट। तो ई नेट कितना होगा, तो ई नेट आपके पास में आ रहा होगा यहाँ पर है ना, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ई नेट इक्वल्स टू है ना, कितना हो जाएगा ये E√2। ई क्या है ना, ई क्या है देखो, E1 और E2 दोनों ही इक्वल है तो इसको मैं E लिख लेता हूं। तो E√2 आ जाएगा है ना रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से। यहां पर E की जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे k लैम्डा अपॉन r है ना। ये E मैंने किसको लिख दिया, देखिए यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं। ये E1 नेट और E2 नेट जो है वो इक्वल है तो उसको मैं E लिख रहा हूं यहाँ पे, और वो किसके इक्वल है, k लैम्डा अपॉन कैपिटल R के इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाएगा और E नेट जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास में E√2 है ना। तो E नेट इक्वल्स टू k लैम्डा अपॉन R√2। तो यहाँ पर देखो आप कि जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है, फाइनल जो फील्ड आ रही है आपके पास नेट फील्ड है ना, ये बॉक्स में आप इसे मैंने जिसे लिखा है तो आप इसको नोट करेंगे है ना। और इसमें देखें आपकी जो सेमी सर्कुलर रिंग था, सेमी सर्कुलर रिंग में आपके पास में वैल्यू आ रही थी k लैम्डा अपॉन r है ना, 2k लैम्डा अपॉन r। यहाँ पर कितना आ रहा है √2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है। तो ये है आपका क्वाड्रेंट वाले रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोगों को डिस्कस करना है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है फिफ्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है। एक्चुअल में यहाँ पे हमने अभी कंप्लीट रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, फिर हमने सेमी सर्कुलर रिंग का किया, अभी हमने ये क्वाड्रेंट वाले रिंग का किया, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एक ऐसा केस, एक जनरल केस है ना, एक जनरल केस जिसमें कि आपके पास रिंग का कोई सा भी पोर्शन हो, हाफ पोर्शन, 1/4 पोर्शन है ना, 1/8 पोर्शन, कोई भी पोर्शन हो, उस पर आप सॉल्व कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जनरल कंडीशन है ना। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 5, जिसमें कि है ना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल केस। जनरल केस जो है एक्चुअल में ये आर्क के लिए है कि अगर कोई भी आर्क हम लोगों के पास में है इस तरह से, तो अगर आर्क की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं आर्क के सेंटर पे, देन किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से है आर्क हमारा। इस आर्क को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ इस तरीके से है ना। और अगर मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो उससे फायदा क्या होने वाला है हमको, ये देखिए, ठीक है।
तो जब टू पार्ट्स में हम लोग इस तरह से इसमें लाइन खींच देते हैं, होगा क्या, जैसे कि हमने सेमी सर्कल के लिए सॉल्व किया था, इसके भी टू पार्ट्स थे ना, तो यहाँ वाला एलिमेंट का कॉस जो था, ये कॉस इस वाले एलिमेंट के कॉस से कैंसिल हो रहा था, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग यही करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, हाफ कर देता हूँ पहले, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूँ यहाँ पर। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक जो एंगल था, है ना, जैसे हमको ये नहीं मालूम कि ये एंगल कितना है, क्योंकि सर्कल का ये आर्क है, तो ये जो आर्क अगर हम यहाँ पे कट करेंगे इस तरह का, तो ये एंगल हमारे लिए अननोन है अभी। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे कट किया होता, यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरा लिया होता, तो ये एंगल मेरे पास होता 90 डिग्री, जो कि हमने सॉल्व किया अभी, है ना, 1/4 वाला। लेकिन ये एंगल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने इस एंगल को लिख दिया है अल्फा। अब यहाँ पर जब हम इसको हाफ कर रहे हैं ना, तो यहाँ से मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ। ये मैंने एक एलिमेंट लिया हुआ है, इस एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये एलिमेंट का जो एंगल है, ये मेरे पास यहाँ पर है डी थीटा, है ना, जैसा कि हर बार हम लोग लिखते थे एंगल, है ना, बिटवीन दिस एलिमेंट। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं थीटा। अभी तक जो हमने किया है, अभी तक हम थीटा कहाँ से लेते थे, तो थीटा हमने सेमी सर्कल वाले में लिया था, यहाँ से थीटा लिया था, एलिमेंट हमारा यहाँ था, तो हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल लिया था, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग वर्टिकल लाइन से ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए रेफरेंस लाइन का काम करेगी अब यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल थी, तो यहाँ से एंगल चेंज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये देखनी होगी कि अगर एंगल हमारा यहाँ से चेंज हो रहा है, तो एंगल केवल यहाँ से जाते जाते यहाँ से इस तरह से इंक्रीज करेगा, है ना। एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो एंगल बहुत कम होगा, है ना, और यहाँ से फिर एंगल इंक्रीज करेगा, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज होते होते ये एंगल जो है, जैसे आपका ये जो यहाँ पर ये जो एंगल है इस आर्क पर, तो ये एंगल यहाँ से थीटा की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, यहाँ से आप इधर जाएंगे तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, अल्फा/2। ऐसे ही अगर आप इधर साइड मूव करते हैं, तो यहाँ पर भी आप मैक्सिमम इधर ही जा सकते हैं, ये भी क्या होगा, अल्फा/2, क्योंकि आपने इस अल्फा एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर, लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट साइड वाले जो एंगल होगा, देखिए, है ना, इसके इधर साइड पर अगर मैं जा रहा हूँ, इस तरह से ये एंगल है, तो इस एंगल को मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूँ मैं, अल्फा/2 तक, प्लस में। और इस डायरेक्शन को मैं अगर नेगेटिव लेता हूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, -अल्फा/2 तक, है ना। तो मैक्सिमम अल्फा/2 तक, लेकिन माइनस में, है ना, इधर लेफ्ट साइड वाला माइनस ले रहा हूँ मैं, राइट साइड वाला जो एंगल है उसे मैं प्लस में ले रहा हूँ। तो थीटा की जो लिमिट होगी यहाँ पर, थीटा वेरी होगा, थीटा वेरी कहाँ से कहाँ तक होगा, -अल्फा/2 से +अल्फा/2 तक, है ना, ये थीटा की लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब थीटा की लिमिट क्या हम लोग यूज करने वाले हैं और किस तरह से होगा। तो ये जनरल केस है। अब यहाँ पर, है ना, हम बात कर रहे हैं इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये लिमिट आप याद रखेंगे, अभी हम लोग यूज करने वाले हैं अल्फा/2 से +अल्फा/2, ठीक है। थीटा की लिमिट है ये, थीटा विल चेंज फ्रॉम -अल्फा/2 टू +अल्फा/2। अब यहाँ पर इस एलिमेंट पर देखो, ये पूरा एक आर्क है जिस पर कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक छोटा सा एलिमेंट हमने ये लिया, इसका चार्ज कितना होगा, dq, लेंथ कितना है इसका, dl। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे इसकी वजह से तो यहाँ कहीं आ रही होगी, है ना, इस तरह से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप de बोलेंगे, है ना। ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को और आगे प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरह से। तो ये एंगल मेरे पास, ये एंगल वर्टिकल लाइन का, ये एंगल मेरे पास अगर अल्फा है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट यहाँ पर, सॉरी, ये एंगल कितना है, थीटा है मेरे पास, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी मेरे पास थीटा होगा। और इसके अगर मैं कंपोनेंट्स करता हूँ डी के, है ना, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा, और यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा, है ना। इसी तरह से आप देखें, ये इस, है ना, ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसके राइट साइड वाले पोर्शन से मैंने एक एलिमेंट लिया था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। और ऐसे ही इसके अपोजिट जो होगा, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल, है ना, हाफ कर दिया इसका, तो ये सिमेट्रिकली यहाँ पर भी कोई एलिमेंट होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। उसका जो कंपोनेंट्स होंगे वो ऐसे होंगे, है ना, डी साइन इधर होगा, डी कॉस इधर होगा, डी कॉस इधर साइड पर होगा। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा होगा, है ना। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहे होंगे एंगल, वो जो कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे वो होंगे डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से इसको देख लिया। अब हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है
कि जो नेट फील्ड होगी, नेट फील्ड जो होगी, ई नेट लिख देता हूं मैं उसे, वो कितना होगी, जितने भी डी ई कॉस हैं ये सभी सेम डायरेक्शन में है, तो डी ई कॉस को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि डी ई जो साइन है, डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, है ना, कैंसिल ईच अदर, ठीक है। एंड डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट्स क्या होंगे, विल एड अप, है ना, तो इनको आप ऐड कर लेंगे। तो यहां पर जब आप इनको ऐड करेंगे तो डीई की वैल्यू, अब डीई की वैल्यू वही, डीई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस स्मॉल पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो डीई को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, आर क्या है यहाँ पर, इस आर्क का रेडियस, है ना, इस आर्क का जो रेडियस है ये वाला, इसको मैं यहाँ पर आर लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे, वही आप लिखेंगे, डी क्यू को कितना लिख देंगे, लैम्डा डीएल, डीएल को आप लिख देंगे आर डी थीटा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर डी थीटा, है ना, लैम्डा आर डी थीटा, और यहाँ के अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 आर कैंसिल, डीई जो होगा, डीई की वैल्यू आपके पास होगी के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो ये डीई है, और इस डीई की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डीई की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे के लैम्डा कॉस थीटा अपॉन आर, साथ में यहाँ पर ये जो डी थीटा है वो यहाँ लिख देंगे आप इस तरह से। तो लिमिट जो है वो थीटा की आपको लिखनी होगी, कहाँ से कहाँ तक है, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो के लैम्डा अपॉन आर कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा साइन, है ना, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा, अपर लिमिट प्लस अल्फा बाई 2, लोअर लिमिट माइनस अल्फा बाई 2, है ना। लिमिट्स पुट करके आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के लैम्डा अपॉन आर, ये आ जाएगी ई नेट की वैल्यू, है ना, साइन साइन अल्फा बाई 2, है ना, और माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, है ना। अभी आपको पता होगा ये साइन जो है, माइनस एंगल जो है ये पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जिनको नहीं पता है उनके लिए लिख देता हूँ, साइन में माइनस थीटा अगर आप लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है ना, यहाँ वाला क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ वाले क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी अगर साइन में माइनस थीटा लिखा होगा तो साइन थीटा आप इसे लिखेंगे लेकिन नेगेटिव, है ना, तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर ये नेगेटिव होता है तो इसको आप लिखेंगे के लैम्डा अपॉन कैपिटल आर साइन अल्फा बाय 2 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा बाय 2। तो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा होगा, ई नेट की वैल्यू अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो ई नेट आपके पास आ रहा होगा, ई नेट इक्वल्स टू 1 and 1 2 हो जाएगा, तो 2 लैम्डा साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कैपिटल आर। तो ये आपके पास ई नेट की वैल्यू है ना। और ये ई नेट की वैल्यू कब है आपके पास, जब कोई आपके पास कोई भी आर्क है, ये आपका एक जनरल केस है। आर्क देखिए, ये आपका एक जनरल केस है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कैसे हम लोग इससे, सेमी सर्कल अगर होता है तो उसके लिए भी हम लोग, है ना, इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से हम लोग 1/4 रिंग के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले से हम लोग फुल रिंग के लिए भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। ये जनरल केस है ना। अब आप सर्कल के कितने भी हिस्से कर दीजिए, कितने भी पार्ट्स आप ले लीजिए, 1/4 पार्ट, हाफ पार्ट, तो आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कैलकुलेट कर पाएंगे। ये फार्मूला एग्जाम में बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ना, कि कोई भी अगर आपके पास एक आर्क है तो उस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसे आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम लोग स्पेशल केस, मैं स्पेशल केस के नाम से लिख देता हूँ इसको, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस हम लोग देख लेते हैं सर्कल, है ना, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग देख लेते हैं। सर्कुलर रिंग का मतलब है पूरी सर्कल ले रहा हूं मैं, इसके ये पॉजिटिव चार्जेस जो फर्स्ट केस हमने देखा था, है ना, इसके सेंटर पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी वो कितनी आ रही थी हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो 0 आती है ना, 0 आ रही थी। तो क्या इस फॉर्मूले से भी 0 आ रही है, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ई नेट अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ देखना अल्फा क्या है, अल्फा ये एंगल है जो भी आप ले रहे हैं आर्क,
यहाँ के केस में अल्फा क्या होगा, तो अल्फा यहाँ पर तो पूरा ही हो जाएगा ना, पूरी आपने कंप्लीट ही ले लिया तो पूरा ही एंगल आ जाएगा। तो पूरा एंगल कितना होगा 360। तो 360 अगर आप यहाँ लेते हैं तो 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा की वैल्यू 360/2 है ना, मीन्स साइन 180। एंड साइन 180 कितना हो जाएगा, तो साइन 180 आपके पास होता है 0 है ना, ये साइन 180 की वैल्यू आपके पास 0 होती है। तो इस तरीके से आपके पास ई नेट जो है वो यहाँ पर 0 आ जाएगा है ना। ऐसे ही अगर मैं अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ है ना, इस डायग्राम को हटा देता हूँ, आप लोगों ने समझ लिया है इसको। अब हम लोग इसे अप्लाई करते हैं अगर सेमी सर्कल के लिए है ना, सेमी सर्कल के लिए डिस्कस करते हैं इसी फॉर्मूले को। तो सेमी सर्कल के लिए सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग अगर मैं लेता हूं तो इस तरह से होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट भी की थी, कितना 2k लैम्डा अपॉन आर हमारे पास में ई नेट आ रहा था, ठीक है। तो देखते हैं इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ रहा है। ये जनरल फॉर्मूला है हमारा जो अभी हमने आर के लिए कैलकुलेट किया है। तो जनरल फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करते हैं है ना, जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं। ई नेट जनरल फॉर्मूला है 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा/2, ठीक है। इस फॉर्मूले से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ देखो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है ना, और ये एंगल कितना है 180 डिग्री है ना। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर होगी 180 डिग्री फॉर दिस सेमी सर्कुलर रिंग। तो ई नेट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखो यही आ रहा होगा है ना, देख लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की प्लेस पर आप 180 लिख देंगे, 180 डिवाइड बाय 2 मीन्स कितना हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करेंगे तो वही फॉर्मूला आ रहा होगा जो अभी हम लोगों ने डेराइव किया था। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं थर्ड जो केस है इसका, वो है हो जाएगा क्वाड्रेंट वाला, क्वाड्रेंट या क्वाड वाला जो केस हो जाएगा। तो क्वाड केस जो होगा या क्वाड्रेंट वाला जो 1/4 रिंग जिसमें हमने लिया था, तो वो हो जाएगा हमारे पास इस तरह का एंगल, इस तरह का आर्क होगा वो है ना। और अगर ऐसा लेते हैं आप तो ये एंगल होगा और ये क्या है आपका अल्फा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 90 डिवाइड बाय 2 है ना। तो यहाँ से अगर आप ई कैलकुलेट करेंगे नेट, ई नेट, तो यहाँ से 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो ई नेट आपका इतना ही आ रहा था, √2 टाइम्स ही आ रहा था k लैम्डा अपॉन आर के। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके आप सेमी सर्कल के लिए, क्वाड्रेंट वाले के लिए और सर्कुलर रिंग के लिए सब के लिए निकाल सकते हैं। और कोई पोर्शन होता है तो उसके लिए भी आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का, इस फॉर्मूले को हम लोग जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। ये किसके लिए निकाला था हमने, फॉर एनी आर्क है ना। कोई भी अगर आर्क है सर्कुलर रिंग का तो उस आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस आर्क के थ्रू हमको कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी है ना। तो बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो करना चाहें तो इनको सॉल्व कर सकते हैं है ना, लेकिन ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिंग वाला है ना, रिंग के एक्सिस पर। अभी तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है वो किया है रिंग के सेंटर पर। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिंग के एक्सिस पर। तो चलिए तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ uniformly charged ring at a point on its axis, ठीक है, at a distance small r from the center।
ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना। रिंग के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जिस पर कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास में रिंग जो है वो इस तरह से रखी हुई है ना। जो यहाँ पर मैंने रिंग बनाई है ये फेसिंग है ना, राइट साइड फेस पर फेसिंग है ना। इस तरह से रिंग रखी होगी यहाँ पर। और इस रिंग पर अगर आप देखें तो ये चार्ज्ड है यूनिफॉर्मली, है ना। ये इस तरह से चार्जेस इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। और इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के से अगर आप देखें तो इसका ये सेंटर O सपोज कर लेते हैं हम लोग, और पॉइंट यहाँ पर हम ले लेते हैं P। और इस पॉइंट P पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ये आपको गिवन है ना। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एक छोटा सा एलिमेंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, है ना। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जिसे हम बोलेंगे DE। और इस DE को अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो ये DE होगा आपके पास कि इस स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज होगा DQ चार्ज होगा, और इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो होगी DL। तो यहाँ पर चार्ज होगा DQ अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस स्मॉल r हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं, है ना। इसको हमने स्मॉल r लिया है ना। एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं। ये डिस्टेंस को हम यहाँ सपोज कर लेते हैं x। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस पर है, पॉइंट x डिस्टेंस पर। और ये जो है इस रिंग का जो रेडियस है, तो रिंग का रेडियस है ये, और इस रेडियस को हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल R। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, DE के DQ चार्ज ऑन दिस एलिमेंट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इस डिस्टेंस को हम यहाँ पर बोल रहे हैं स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पर इस तरीके से DE कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, ये DE आपके पास है। और यहाँ पर ये एंगल मैं सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू थीटा। तो अब आप देखोगे अगर, तो इसको अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ इस तरह से, तो ये एंगल मेरे पास होगा थीटा। इस DE के कंपोनेंट्स अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा DE cos थीटा, और इधर साइड पर एक हो जाएगा आपके पास DE sin थीटा, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स आपके पास हो जाएंगे। सिमिलरली आप एक एलिमेंट यहाँ पर लेंगे डाउन साइड, जो कि कहाँ है, इसके है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट। जैसे ये एक एलिमेंट आपने लिया है, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब जो भी डायमीटर होगा उसके सेकंड वाले एंड पर, है ना। तो ये जब लेंगे आप, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी, है ना, वो फील्ड कितनी होगी आपके पास, तो ये फील्ड होगी आपके पास DE। ये फील्ड होगी आपके पास में यहाँ पर DE, ठीक है। और यहाँ पर जैसा आपकी फील्ड नीचे डाउन साइड आ रही थी ना, वैसे ही ये फील्ड कहाँ आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही होगी। ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल भी थीटा होगा। ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये ना आपका एक कोण है। ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये कोण है। कोण कैसे आप बनाते हैं, कोण में आप इस तरह का बना रहे होते हैं इसको, और कोण की ये हाइट होती है, ये कोण के बेस की रेडियस होती है ना। तो ये हाइट और ये देखो इस, अब ये जब हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन दिख रही है। लेकिन एक्चुअल में ये पूरी रिंग जो है, ये पूरी रिंग पर, जैसे सपोज ये पूरी रिंग है, इस पूरी रिंग पर यहाँ से इधर साइड से मतलब पूरा एक कोन है, जो जैसे आइसक्रीम कोन होता है हमारे पास, सेम वैसे ही है। तो सभी पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस देखोगे, यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस देखो, इस वाले एंड की, इस पॉइंट से डिस्टेंस देखोगे, या सामने साइड से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से अगर आप डिस्टेंस इसको मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, तो ये सभी जो स्लांटेड हाइट्स हैं, है ना, ये सभी सेम होंगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आप किसी भी पॉइंट से ले लें, ये जो स्मॉल r है ये क्या रहने वाली है, ये स्मॉल r जो है ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, या फिक्स्ड बोल सकते हैं, आपकी फिक्स्ड है साइड, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। स्मॉल x क्या है, हाइट ऑफ कोन, है ना, ये यहाँ सेंटर से ये जो हाइट होती है ना, ये हाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है, हाइट भी चेंज नहीं होती कोन की, अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग नहीं होगी, तो ये भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीजें अगर हमारे पास में कांस्टेंट है, और रेडियस तो रिंग का सेम होता ही है, तो रेडियस को भी मैं यहाँ पर कांस्टेंट में काउंट कर लेता हूँ। और उस टाइम पे अगर आप देखते हैं तो ये जो पूरा एंगल है, कहीं से भी आप देखें, ये एंगल कहीं से भी अगर आप देखें तो ये थीटा एंगल भी यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको यहाँ वाले पॉइंट से ज्वाइन करके इस एंगल को देखें, या यहाँ वाले एक पॉइंट को ज्वाइन करें, या यहाँ से कहीं से एक लाइन लेकर के आप ज्वाइन करें, तो ये एंगल जो बन रहा होगा, ये एंगल किसके साथ बन रहा होगा, इस हाइट के साथ। ये जो हाइट आपको दिख रही है, इस हाइट के साथ एंगल बन रहा होगा। और ये एंगल सभी के लिए, सभी लाइंस के लिए ये एंगल सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट से थीटा हो जाएगा। अब इस DE के कंपोनेंट्स करते हैं। ये DE कौन सा है, ये DE है ये नीचे वाला, है ना, जिसकी लेंथ कितनी है DL, और चार्ज इस पर भी सेम है DQ। तो यहाँ पर ये जो DE आ रहा होगा, इसके कंपोनेंट्स करते हैं। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा, और एक ये कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास DE sin थीटा। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट्स आप यहाँ पर कर लेंगे। अब आपको ये देखना है कि ये जो DE sin थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने, है ना, सेमी रिंग में देखा था, कैंसिल कर रहे थे। आर्क वाले केस में हमने देखा कैंसिल कर रहे थे, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर ये कॉस कंपोनेंट्स जो है, ये साइन कंपोनेंट्स जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर साइन कंपोनेंट्स कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फील्ड जो होगी, है ना, एट दिस पॉइंट P, तो P पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगी उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो नेट फील्ड आपके पास आ रही होगी, E नेट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, है ना। जितने भी कॉस कंपोनेंट्स है सबको आपको ऐड कर लेना है। तो E नेट जो होगी वो DE cos के इक्वल होगी, cos थीटा के इक्वल, है ना। अब जब आप DE की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो DE की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हैं K DQ अपॉन में R स्क्वायर, साथ में यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है आपको इसका। अब यहाँ ये जो K है, K तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी, हमें मालूम है ना। R जो है स्मॉल r। अब ये स्मॉल r क्या है, तो देखो यहाँ पर इस ट्राइंगल में अगर आप देखें, तो इस ट्राइंगल में ये स्मॉल r है ना। इस स्मॉल r को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ये x है, ये r है। तो इस स्मॉल r को मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r को यहाँ पे, या तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं इस रूट को आप किस में लिख सकते हैं, पावर में। तो पावर क्या लिख देंगे आप, 1/2। तो यहाँ पर और करके लिख देता हूँ मैं, आप ये भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस स्मॉल r की वैल्यू को देखता हूँ, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है, मेरे पास R स्क्वायर है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और ये इस R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, और ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है। साथ ही में मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है थीटा भी कांस्टेंट है ना। थीटा कांस्टेंट क्यों है, आपको समझ में आ रहा होगा। कोण का जो भी एंगल होता है ना, अपसाइड, वो सभी लाइंस के लिए, कहीं से भी आप लाइंस ज्वाइन कर दें, सब जगह से थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये जो कॉस थीटा है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस कॉस थीटा को भी, है ना, जो भी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं उन्हें हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, केवल DQ, क्योंकि चार्ज जो है ये स्मॉल चार्ज है छोटे से एलिमेंट का। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आपको कर लेना है, DQ का इंटीग्रेशन आपको कर लेना है। अब ये जो DQ था, ये क्या था, एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज। अब अगर आपने एलिमेंट यहाँ लिया, उसका चार्ज इतना है, यहाँ का एलिमेंट का कुछ चार्ज होगा, यहाँ के एलिमेंट का जो भी चार्ज होगा, तो सभी एलिमेंट्स के जो भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस को आपको ऐड कर लेना है। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो जब ऐड करेंगे तो टोटल उतना ही आ जाएगा ना, जितना टोटल चार्ज आपने दिया था इस रिंग को। टोटल चार्ज हमने इसको कितना दिया था, तो टोटल चार्ज के इक्वल आ जाएगी ये वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर टोटल चार्ज हो जाएगा Q। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, सभी स्मॉल चार्जेस को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो स्मॉल Q के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा K cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका E नेट की वैल्यू, है ना, ये E नेट है। अब इस E नेट के वैल्यू में इसको आगे चाहें तो अभी हम लोग और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें E नेट के इस वैल्यू में मैं यहाँ पर E नेट को और आगे सॉल्व कर लेता हूँ। K cos थीटा जो है ना, cos थीटा की वैल्यू मिल सकती है क्या हमको, हाँ, इस ट्राइंगल से मिल सकती है। थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो cos थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी बेस अपॉन हाइपोटेनस से x अपॉन r। r की वैल्यू कितनी है आपके पास, R स्क्वायर। पहले एक काम करते हैं, cos थीटा की वैल्यू लिखने से पहले ये जो वैल्यू है K अपॉन ये वैल्यू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिखते हैं।
इंटू कॉस की वैल्यू आप लिखते हैं, तो कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एक्स अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में स्मॉल क्यू। तो ये सारी वैल्यूज जब आप सॉल्व करेंगे तो ई नेट जो आ रहा होगा आपके पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही होगी है ना इस पॉइंट पी पर, वो आएगी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर हो जाएगी यहाँ पर 3/2। तो ये आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ पर है ये? एक्सिस पर। एक्सिस पर पॉइंट जो है P, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, उस है ना पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आपके पास में आ रही होगी। तो ये है ना एक्सिस पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डेराइव किया ड्यू टू दिस रिंग, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस देखने हैं। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर कुछ स्पेशल कंडीशंस अप्लाई की जाए तो हमारे पास में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पेशल केसेस। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो रिंग है, इस रिंग का ये जो पॉइंट P है, इसको अगर मैं पास लेकर आता जाऊँ, है ना, पास लाते जाऊँ, तो ये यहाँ से आते आते क्या होते जाएगा, इस x की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये पॉइंट P अगर यहाँ होगा तो इस x की वैल्यू कम होगी, और पास आएगा तो और कम होगी, और पास आएगा तो और कम होगी, तो ये x की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अब अगर मैं, ये रिंग है ना, पॉइंट P को जो है पास लाते 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 यहाँ रख दूँ, तो पॉइंट P जो है वो सेंटर पर ही आ जाए, तो उस टाइम पर x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी 0 के इक्वल, है ना। तो क्योंकि सेंटर से तो डिस्टेंस देखनी है, अगर पॉइंट P सेंटर पे ही आ गया तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब अगर मैं पॉइंट P को सेंटर पे रख देता हूँ, सेंटर पे ले आता हूँ पॉइंट P को, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला ये है, बस x की वैल्यू कितनी रख देनी है मुझको, तो x की वैल्यू मुझको यहाँ पर रख देनी है 0। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाने वाली है। तो नेट फील्ड जो है वो 0 आ जाएगी, ये हमें ऑलरेडी पता भी था। कैसे? क्योंकि सेंटर पे अभी हम लोगों ने निकाला, सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग हमने इस क्लास की यहीं से की थी, सेंटर पे नेट फील्ड जो है वो 0 होती है। नेक्स्ट हम लोग अगर डिस्कस करें, फर्स्ट है ना पॉइंट था ये। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर मैंने आपको बताया है पॉइंट चार्ज की जो डेफिनेशन बताई है, मैंने उसमें बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और उससे बहुत दूर से देखा जाए, है ना, जैसे मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था कि माउंटेन पे खड़े होकर अगर आप जमीन पर देखते हैं तो जो भी व्हीकल्स होते हैं, जो भी है ना इंसान होते हैं, वो सब आपको बहुत छोटे छोटे दिख रहे होते हैं। तो वैसे ही अगर इस रिंग को मैं बहुत दूर कहीं खड़ा होकर के देखता हूँ तो ये रिंग जो है बहुत स्मॉल साइज की दिख रही होगी, है ना, मतलब ये इट विल वर्क एज अ पॉइंट साइज की रिंग हो जाएगी। तो उस टाइम पर जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा, उस टाइम हम चार्ज को क्या कंसिडर करेंगे, पॉइंट साइज का मानेंगे। तो ये जो पूरा चार्ज जो स्मॉल क्यू कूलम जो चार्ज है पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है कब, जब ये पॉइंट P जो है वो इसके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत है ना, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है कि बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर है, उस टाइम पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, मतलब कॉन्टिन्यूस चार्ज है। लेकिन अगर पॉइंट P है ना बहुत ज़्यादा दूर चला जाए, मतलब कि जो स्मॉल x की वैल्यू है, सेंटर से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, किससे बहुत ज़्यादा हो जाए, इसकी रेडियस से, है ना, रेडियस बहुत मतलब छोटी है, तो यहाँ रेडियस से बहुत छोटी हो जाए, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए x की वैल्यू, तो उस टाइम पर आप इस स्मॉल r को क्या कर देंगे, ये कैपिटल R को, इस कैपिटल R को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। तो अगर मैं इसमें नेग्लेक्ट कर देता हूँ, अगर पॉइंट P जो है मेरा सेंटर से बहुत दूर है, तो फील्ड कितनी होगी, नेट फील्ड, तो नेट फील्ड कितनी होगी, के क्यू अपॉन एक्स, और यहाँ पर इस कैपिटल R को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 2 से ये कैंसिल, तो एक्स से ये कैंसिल, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो नेट फील्ड जो आ रही होगी वो कितनी आ रही है आपके पास, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही पॉइंट चार्ज के केस में भी आती है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि अगर आपका एक्स जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज ही है, तो फिर उस टाइम पर ये जो रिंग है वो पॉइंट साइज क्या, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। ये डेफिनेशन में भी मैंने आपको दिखाया है, कल ही जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्फीयर आप लेते हैं और उससे बहुत दूर देखते हैं तो है ना, उस पॉइंट के लिए वो
स्फीयर क्या होगा, पॉइंट चार्ज का काम करेगा। थर्ड केस की बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर हमारा x की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, मतलब बिलोंग्स टू इन्फिनिटी अगर है, तो E जो है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 होगा। ये क्यों होता है, ये सबसे फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस दिन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने बताया था, बेसिक डेफिनेशन जो मैंने एक्सप्लेन की थी कि कोई भी चार्ज अगर है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई भी चार्ज Q है तो चारों तरफ एक फील्ड होती है, एक स्पेस होता है जिसको आप फील्ड कहते हैं। उस स्पेस के जस्ट आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है ना, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। और इन्फिनिटी पर जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तो ये तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में ही इसको एक्सप्लेन किया था कि अगर x जो है वो इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा तो E जो है वो किसको बिलोंग करेगा, 0 को। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर x को है ना इन्फिनिटी रख देते हैं यहाँ पर इसी वाले फॉर्मूले में, ठीक है, तो अगर आप इस x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे इन्फिनिटी, तो E नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्पेशल केसेस थे, है ना, रिंग के एक्सिस पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके से हम डेरिवेशन कर सकते हैं इसका सॉल्व। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से इसको है ना डेरिवेशन को सॉल्व कर लेना है, समझ लेना है, एक बार खुद से करके देख लेना है। और अब हम लोगों को एक लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक है जो कि हम लोगों को जिसका डेरिवेशन अभी नहीं करना है, बट इन शॉर्ट मैं आपको उससे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्फीयर के बारे में। अब स्फीयर में भी हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है हमारा होलो स्फीयर और एक है हमारे पास में सॉलिड स्फीयर, है ना। तो होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोला जाए, प्रॉब्लम नंबर 7, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर का, तो आपको कैलकुलेट करना होता है 3 डिफरेंट पोजीशंस पर, है ना। पहली पोजीशन होती है हमारी कि जब आपके पास में जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं होलो स्फीयर के लिए। तो होलो स्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो होलो स्फीयर में, या फिर हम बात करें होलो स्फीयर को ही स्फेरिकल शेल भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं तो उस टाइम पर ये जो होलो स्फीयर या होलो शेल जो होता है ये होगा कैसा, इसमें थोड़ा सा थिक होगा ना, इसका ये अंदर से पूरा एम्प्टी होगा, खाली होगा पूरा, और ये इसकी जो ये सरफेस है, ये सरफेस की हो सकती है थोड़ी सी थिकनेस हो सकती है हल्की से, है ना। और इसकी जो सेंटर है, इस सेंटर से ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा इसका रेडियस कैपिटल R, और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P हो सकता है जो कि बाहर हो सकता है इस स्फेरिकल शेल के बाहर, या फिर इस स्फेरिकल शेल पर ही हो सकता है पॉइंट P यहाँ पर, या फिर पॉइंट P जो है वो इनसाइड हो सकता है। ठीक है, तो अगर पॉइंट P आपका इस स्फेरिकल शेल के बाहर है तो ये जो डिस्टेंस होगी, पॉइंट P का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल r। और ये जो है ना डिस्टेंस है, ये क्या है हमारे पास में, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल। तो पहला केस, फर्स्ट केस जो होता है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो अगर कोई पॉइंट P स्फेरिकल शेल के बाहर है, आउटसाइड है, तो उस टाइम पर हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल r जो है वो ग्रेटर है किससे, कैपिटल R से, है ना। स्मॉल r की जो वैल्यू दिख रही है आपको, स्मॉल r जो है वो रेडियस से ग्रेटर है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, है ना, ऑन द सरफेस। अगर मैं बात करूं सरफेस पर ही पॉइंट है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो यहां पर जो स्मॉल r है, डिस्टेंस जो है किसकी, पॉइंट की, वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें इनसाइड, है ना, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अगर आपका पॉइंट P जो है वो स्फेरिकल शेल के अंदर है तो ये डिस्टेंस होगी, स्मॉल r की वैल्यू फिर इतनी होगी। ये स्मॉल r जो है वो इस कैपिटल R के कंपैरिजन में छोटा है, तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट केसेस हमारे पास में हो सकते हैं, और इन 3 डिफरेंट केसेस में स्मॉल r अगर ग्रेटर है कैपिटल R से, मतलब आउटसाइड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं अगर, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो कितनी होती है, कंप्लीट बॉडी पर जो चार्ज है, कंप्लीट बॉडी पर चार्ज है, सपोज स्मॉल q चार्ज था जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस पूरे स्फीयर पर है, ये है ना, ये रिंग नहीं है, ये स्फीयर है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, वॉल्यूम होगा इसका
तो लेकिन जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो वॉल्यूम में नहीं होगा, है ना। चार्ज कहाँ होगा, क्योंकि अंदर तो पूरा एम्प्टी है ये, चार्ज कहाँ होगा, इसके चारों तरफ होगा, सरफेस ही सरफेस पर होगा। मतलब चार्ज डेंसिटी कौन सी वाली काम में आएगी यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है यहाँ पर हमारे पास, वो आता है के क्यू, है ना, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फॉर्मूला वही आता है जो एक नॉर्मल पॉइंट चार्ज के लिए आता, वही फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा होता है। अब लेकिन बात करें अगर हम लोग इनसाइड पॉइंट की, है ना, अगर ऑन द सरफेस की बात करें तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो कैपिटल ई कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अगर इनसाइड पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखनी है हमको, जीरो होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। तो ये जो तीनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनका जो डेरिवेशन है वो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, है ना। किसका, मैंने रिंग का बताया है। उसके पहले हम लोगों ने सेमी स्फेरिकल रिंग का किया, सेमी सर्कुलर रिंग का किया है ना, क्वाड्रेंट का किया है। तो वैसे ही अगर स्फेरिकल शेल आपके पास है तो इस स्फेरिकल शेल को, ये शेल है आपके पास, तो ऐसा पूरा स्फीयर होगा। इस स्फीयर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, तो इस स्फीयर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, होलो स्फीयर ये, तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रिंग्स में। और रिंग्स कैसी होंगी, तो रिंग्स आप बनाएंगे तो ये रिंग्स कैसी बनेगी, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से अगर आपने सपोज ऐसे, ये पूरा अंदर से होलो है लेकिन चारों तरफ से इस तरह से स्फीयर है ना, तो यहाँ पर अगर आप एक छोटा सा एक पोर्शन इस तरह से कट करते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, अगर आप इसको ऐसे कट करें तो ये एक रिंग बनेगी। यहाँ पर ये एक तरह की रिंग बन जाएगी पूरी, ये एक रिंग बनेगी। और ये जो रिंग है, इस रिंग के लिए पॉइंट पी आपको यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पी पर आपको कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो रिंग है, ये रिंग आपके पास में होगी। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इस डिस्टेंस को आप यहाँ पर कितना बोल देंगे, तो ये एंगल हो जाएगा डी थीटा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बहुत सारी रिंग का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। होलो स्फीयर क्या है, बहुत सारी रिंग्स का कॉम्बिनेशन है। और अगर बहुत सारी रिंग का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एंगल को आप थीटा मान लेंगे तो ये रेडियस इस रिंग का पता चल जाएगा, इसके ये जो डिस्टेंस है ये आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पर इन डेरिवेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, होलो स्फीयर के लिए। लेकिन ये सब हमें नहीं करना है, हम लोग के 12th बोर्ड के सिलेबस में भी ये नहीं है। और अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव के लिए इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये फॉर्मूले हम लोग डेरिवेशंस जब इनके देखेंगे तो वो डेरिवेशंस इस मेथड से हम नहीं देखते हैं, है ना। ये स्मॉल एलिमेंट वाले मेथड से और इस तरह से इसके कंपोनेंट्स करके हम लोग यहाँ पर नहीं सॉल्व करते हैं। इस डेरिवेशन को करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट ये बहुत लेंथी मेथड हो जाएगी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है भी नहीं, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इसके जो डेरिवेशंस हैं हम लोग कहाँ करेंगे, तो इसके डेरिवेशंस जब हम, है ना, 4-5 क्लासेस के बाद में जब गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे तो गॉस थ्योरम का यूज करके, एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के, उन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में ये भी एक एप्लीकेशन है। वहां पर हम लोग होलो स्फीयर के लिए जब सॉल्व करेंगे तो आउटसाइड पॉइंट पे ये फील्ड आ रही होगी, है ना, इनसाइड फील्ड इतनी हो रही होगी 0, और ऑन द सरफेस अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशंस का यूज करके। अगर आप चाहें तो ऐसे करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको केवल ये फॉर्मूले यहाँ पर, है ना, नोट करवाए हैं। इन फॉर्मूले को जब हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से ही क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर होलो स्फीयर के बाद में, अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर में जो सॉलिड स्फीयर होगा उसके अंदर, है ना, अंदर से भी उसके अंदर मटेरियल होगा। तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर के केस में, लेकिन एक चीज याद रखनी है हमको सॉलिड स्फीयर में, है ना, आउटसाइड पॉइंट पर तो यही फील्ड होती है ना, ऑन द सरफेस भी यही फील्ड होगी। लेकिन जो इनसाइड फील्ड होगी, है ना, इनसाइड फॉर सॉलिड स्फीयर, इनसाइड जो फील्ड होगी वो 0 नहीं होगी उस टाइम पर। इसको 0 से को हटा देता हूं मैं यहाँ से। उस टाइम पर इनसाइड फील्ड जो होगी वो 0 ना हो करके कितनी होगी, तो ये होगी हमारे पास में के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। यहाँ पर ये जो है, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, है ना, शायद से फ्रेम से हट जाएगा या तो इसलिए इनसाइड जो फील्ड होगी सॉलिड स्फीयर के केस में, है ना, वो 0 नहीं होगी, और 0 की बजाय
ये जो फील्ड होगी इनसाइड वाली वो E इक्वल्स टू कितनी होगी, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। ये आपके पास में यहाँ पर फील्ड होगी। तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर के लिए हम बात कर रहे हैं। सॉलिड स्फीयर में जो चार्जेस होंगे ये तो सरफेस पर चार्जेस थे, है ना, ये पूरे सरफेस पर चार्ज होंगे। जैसे एक प्लास्टिक बॉल होती है, प्लास्टिक बॉल जो होती है वो अंदर से कैसे है, होलो है ना। तो उस टाइप की अगर होलो स्फीयर है तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कहाँ पर, सरफेस पर। तो उस चार्ज डेंसिटी को आप बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, या डिस्ट्रीब्यूशन को आप बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो अंदर भी यहाँ पर मटेरियल होगा, और इसके अंदर मटेरियल जो होगा उस पर भी चार्जेस होंगे, इनसाइड भी चार्ज होंगे। लेकिन एक चीज और आपको यहाँ पर नोट करनी है, याद रखनी है कि इनसाइड अगर चार्ज है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये आपका सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का अगर बना हुआ है ये, ठीक है, तो ही इनसाइड चार्ज हो सकता है। और अगर इनसाइड चार्ज है मतलब चार्ज क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये नॉन कंडक्टिंग के प्लेस पर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो जो भी चार्ज है वो अंदर लाई नहीं कर सकता, अंदर नहीं रह सकता। जो भी चार्ज होगा वो फेल करके, है ना, डिस्ट्रीब्यूट होकर के बाहर सरफेस पर आ जाएगा, है ना। तो वो चार्ज अंदर रह ही नहीं सकता, रिसाइड नहीं कर सकता अंदर साइड पे, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये फॉर्मूलेज वगैरह हम लोग सब देखेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, है ना। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं हम लोग, है ना। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज करते रहें, वीडियो को, है ना, पॉज करके ये सब नोट्स बना लें आप इसके, और अच्छे से उसको रिवीजन के साथ में कंप्लीट करते रहें। कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट में लिखें, ताकि मैं कमेंट जब भी रीड करूं तो उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।